आज का अपना टॉपिक बीए फाइनल का कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि वर्ग क्या है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का अध्ययन करने के लिए इस बात की जोरदार वकालत की कि हमें अध्ययन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए जिससे हम उन प्राकृतिक नियमों का पता लगा सकें जो संपूर्ण मानव के इतिहास का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यकलाप की अपेक्षा सामान्य जनता और उसके कार्यकलापों एवं उनके व्यवहारों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। मार्क्स के वर्ग की व्याख्या जो मार्क्स कर रहे हैं वो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक अपने अध्याय में उन्होंने वर्ग की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इतिहास के प्राय प्रत्येक समाज में हम विभिन्न सामाजिक श्रेणियों को देखते हैं। प्राचीन रोम में पैट्रिशियन, नाई, प्लेबियन, दास मिलते हैं। मध्य युग में हमें सामंती, प्रभु, अधीन, जागीरदार जो होते हैं, उस्ताद, कारीगर, मजदूर, कारीगर, भूदास आदि दिखाई पड़ते हैं। और लगभग इन सब में गौण वर्ग पाए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग की व्याख्या के आधार पे जो लेनिन विद्वान हुए हैं उन्होंने वर्गों की परिभाषा प्रस्तुत की है कि वर्ग लोगों के ऐसे बड़े बड़े समूह को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास द्वारा निर्धारित किसी पद्धति में अपने स्थान की दृष्टि से और उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंधों की दृष्टि से, श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका की दृष्टि से और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के जितने हिस्से के वो मालिक होते हैं उसके परिमाण तथा उसे प्राप्त करने के तौर तरीकों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि भी हर काल में विभिन्न वर्ग होते हैं। उसी को जो है लेनिन कह रहे हैं कि हर काल में एक तरह से दो वर्ग पाए जाते हैं, जो एक उत्पादन कर रहा होता है और एक उसका उपभोग कर रहा होता है। इस तरह से दो वर्ग पाए जाते हैं जो अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर समाज को आगे चलाते रहते हैं अपने अपने सिस्टम के आधार पर। तो ऐसा जो है लेनिन ने कहा है। इससे पहले जो मार्क्स है वो जो है वो क्या कह रहे हैं कि वर्ग ऐसे लोगों के समूह कहते हैं जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हों। वर्ग का जन्म उत्पादन के तरीकों के आधार पर होता है। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है पुराने वर्गों का स्थान नए वर्ग ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर काल में नए नए वर्ग आते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन व्यवस्था चेंज हो जाती है। जैसे शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ये था कि भी कोई वर्ग ही नहीं था, सबका संपत्ति पर सामूहिक अधिकार था। फिर धीरे धीरे जमीनें आई तो जमीन के जागीरदार बन गए और एक जो है भूमिहीन वर्ग बन गया जिसके पास भूमि नहीं थी। तो इस तरह से एक उत्पादन करता और एक उत्पादन का उपभोग करता, इस तरह से वो उत्पादन व्यवस्था चेंज थी तो उसमें वर्ग भी चेंज हो गए। फिर नेक्स्ट जो आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में पूंजीवादी व्यवस्था आई जिसमें कारखाने, उद्योग धंधे जो है वो खुल गए और उसमें एक जो है वो मालिक होता है उद्योग धंधों का और एक श्रमिक होता है, पूंजीपति होता है और श्रमिक होता है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा है। तो आधुनिक युग में जो उत्पादन व्यवस्था चेंज हुई तो वर्गों के नाम भी चेंज हो गए और उसमें एक जो है चीज़ें उन कारखानों में, उद्योग धंधों में उत्पादित कर रहा है जो बड़ा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, और एक जो है उन पे अधिकार जमा के बैठा है जो अल्पसंख्यक है, जैसे पूंजीपति वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से उनके कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग की अवधारणा बताई उसके आधार पर लेनिन ने इन्होंने क्या कहा है कि हर जो काल में अलग अलग वर्ग रहे हैं, उनके नाम अलग अलग है, उनकी उत्पादन व्यवस्था अलग अलग हुई है और उस उत्पादन व्यवस्था के आधार पर वो वर्ग भिन्न एक दूसरे से भिन्न हुए हैं और उनके अलग अलग हर काल में नाम उनके अलग अलग हुए हैं। तो इस तरह से जो है कार्ल मार्क्स है वो वर्ग की अवधारणा को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो इसी में वो बात करते हैं कि विभिन्न समाजों में वर्ग जो है उनमें वर्ग संघर्ष कैसे रहा है।
इस तरह की वो बात कार्ल मार्क्स करते हैं। तो विभिन्न समाजों में जो उन्होंने वर्ग वो बताए, तो वो 4 उन्होंने बताए हैं कि भी पहला जो है वो आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग, 4 प्रकार के काल बताए हैं कि पहला आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग, दूसरा दास मूलक समाज में वर्ग, तीसरा है सामंती समाज में वर्ग और चौथा है पूंजीवादी समाज में वर्ग। तो फर्स्ट जो उन्होंने बताया है आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग, वो ये बताया है कि इस समाज में रहने वाले लोगों के बड़े बड़े समूह जो हैं वो गोत्र पर आधारित समुदाय और कबीले थे। वे अपने निवास क्षेत्र संख्या और भाषा की दृष्टि से एक दूसरे से अलग थे। पहले जो श्रम विभाजन था वो स्त्रियों, पुरुषों तथा विभिन्न उम्र के लोगों के बीच और बाद में जमीन जोतने वाले, पशुओं का पालन करने वाले और शिकार पर जीवन यापन करने वाले कबीलों के बीच हुआ। इस आदिम समाज में के उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता था, या सामाजिक एक तरह से कह सकते हैं कि सामूहिक अधिकार होता था। हाँ, इसीलिए किसी गोत्र या कबीले के क्या सभी सदस्य उस समय में बराबर थे। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने जो काल बताया वो दास मूलक समाज बताया, समाज जो बताया उन्होंने दास मूलक समाज। धीरे धीरे क्या है कि आदिम सामुदायिक समाज के बाद में धीरे धीरे दास मूलक समाज की स्थापना हुई। सामाजिक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्व होने लगा और इस प्रकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की क्या स्थापना हुई जो अपने पूर्व समाज से बिल्कुल अलग थी। कहने का मतलब यही है कि कार्ल मार्क्स जो है वो हर समाज व्यवस्था को अलग बता रहे हैं और उस समाज में रहने वाले जो वर्ग हैं उनको वो हर समाज से अलग बता रहे हैं, और उनमें जो वर्ग संघर्ष की जो स्थिति हुई है वो संघर्ष की स्थिति भी हर समाज में भिन्न भिन्न तरीके से हुई है। इस समाज में क्या हुआ कि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्व होने लगा और इस प्रकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई जो अपने पूर्व समाज से बिल्कुल अलग थी। इस समाज में दास स्वामित्व के बड़े पैमाने के प्रचलन के पहले और दास मूलक समाज की प्रारंभिक अवस्था में अधिकांश लोग समुदायों में रहने वाले किसान थे। समुदाय के सदस्यों की हैसियत से जो किसान थे उन्हें जोत जमीन का अधिकार था तथा वे सामुदायिक चरागाहों आदि का उपयोग करते थे। धीरे धीरे इस समाज का क्या विकास होता गया और कुछ लोगों ने क्या किया कि धन संचय किया तथा दूसरों के पास धन संचय था नहीं। इसके साथ ही दासों का भी एक वर्ग पैदा हो गया। दासों का उपयोग क्या है, अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा या पैसा कमाने के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाने लगा। ये पूरी तरह से क्या है, स्वामी की एक तरह से संपत्ति बन गई और स्वामी आमतौर पर कोई व्यक्ति ही होता था, किंतु कुछ देशों में उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में सामुदायिक संबंध सूत्र जो थे वो मजबूत थे। संपूर्ण समुदाय ही दासों का स्वामी था। दासों के पास श्रम के औजार या उत्पादन के अन्य साधन नहीं होते थे। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपयोग की कुछ चीजें होती थी जिन्हें उनका स्वामी कभी कभी उनसे छीन सकता था। दास अपने श्रम का क्या संगठन स्वयं नहीं करते थे, वह केवल स्वामी का जो है हुक्म पूरा करते थे। कहने का मतलब है वो गुलाम थे पूरी तरह से और अपने जो स्वामी है उसकी संपत्ति थे और स्वामी जैसे चाहे उनका उपभोग कर सकता था। नेक्स्ट जो था वो था सामंती समाज में वर्ग। उस समाज में काम करने वाले आम लोग सामंती जंजीरों से जकड़े किसान थे। सामंती समाज की अधिक उन्नत अवस्था में इस वर्ग ने भूदासता का रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भूदासों के स्वामी सामंतों और भूदासों के मुख्य वर्ग बन गए। सामंत काम न करने वाले संपत्तिधारी लोग थे। उनके पास क्या थी, बड़ी बड़ी जागीरें थी, जमीनें थी और अपने भूदासों पर उनका पूरा नहीं तो थोड़ा संपत्ति अधिकार जरूर था। भूदास सामंतों के अधीन कार्य करने को क्या थे, विवश थे। भूस्वामी किसानों के श्रम के संगठनकर्ता की भूमिका निभाने लगे और धीरे धीरे जो भूदास थे उनकी जमीन पर या उनके घरों पर काम जो करते थे वो उनको उन्होंने क्या है अपने धीरे धीरे अधीन कर लिया। उनका वो शोषण करने लगे और उनको पूरी तरह से अपना एक उन पर अपनी उन्होंने संपत्ति उनको मान लिया। भूस्वामी किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन का अधिकांश हिस्सा क्या है, स्वयं हड़प जाते थे। उनको एक तरह से उनके श्रम का पूरा
जो है वो उनके श्रम पर अधिकार भी नहीं था और उनके पूरे श्रम का वो उनको उसकी एवज में मिलता भी नहीं था। ये एक तरह से आलम था कि भी दो टाइम की खाना जो है उनको बेमुश्किल नसीब होता था। अगला है पूंजीवादी समाज में वर्ग, जो कि आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग को बताया। उन्होंने सामंतवाद के विकास के साथ ही पूंजीपतियों का एक नया वर्ग भी विकसित होता गया। यही वह वर्ग था जिसने सामंती समाज में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। पूंजीपति वर्ग जो है वो उद्योग और कृषि में उत्पादन के साधनों की स्वामी और काम करने वाली धनी संपत्ति धारियों को लेकर गठित होता था। मेनली कहने का मतलब है कि जो पूंजीवादी वर्ग था उसका बड़े बड़े कारखानों उद्योग धंधों पर क्या है अधिकार था, और उसके उन उद्योग धंधों में काम करने वाला जो श्रमिक था वो पूरी तरह उसके जो पूंजीपति थे उनके अधीन था। वो उनका एक तरह से कह सकते हैं शोषण करता था। और अतिरिक्त जो मूल्य था, जो कोई भी वस्तु श्रमिक बनाता था उसका जो एक मूल्य था वो भी उसको प्रॉपर उस का नहीं मिलता था। कहने का मतलब अतिरिक्त मूल्य जो है वो भी वो पूंजीपति है वो हड़प जाता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल रूप में आर्थिक जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक समाज में क्या प्रमुख दो वर्ग रहे हैं। उदाहरण के लिए वही दासत्व युग में दो वर्ग, दास और उनके स्वामी थे। सामंतवादी युग में जो सामंत और अर्धदास किसान थे। आधुनिक समाज में भी उसी प्रकार से पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग है। तो इस प्रकार से समाज के इन दो प्रमुख वर्गों की जो है इन्होंने वो कार्ल मार्क्स ने एक तरह से वो बात कही है कि इनमें क्या है हमेशा से ही संघर्ष की स्थिति रही है। हर समाज में जो स्टार्टिंग के उसको छोड़ दिया जाए, आदिम समाज को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से जो धीरे धीरे सामंतवादी दासत्व युग है और पूंजीपति युग है, इनमें जो वर्ग बने हैं तो उनमें आपस में हमेशा से ही उनकी स्थिति भिन्न रही है और उनमें आपस में संघर्ष, एक अधिकार पाने के लिए संघर्ष की जो स्थिति वो बराबर बनी रही है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बताए हैं। इसके बाद में कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवाद के भविष्य की बात करते हैं, सर्वहारा क्रांति की बात करते हैं, वो वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि फ्यूचर भविष्य में एक ऐसा टाइम आएगा जब जो श्रमिक वर्ग होगा, जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो संख्या में ज़्यादा है, वो क्रांति के लिए खड़ा हो जाएगा, अपने शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और पूंजीपतियों को वो बराबर क्या है एक तरह से वो उनको क्या है मात देगा और एक वर्ग विहीन समाज की भविष्य में स्थापना हो जाएगी। समाज में कि कोई किसी तरह का कोई वर्ग नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा, सभी व्यक्ति क्या है समान होंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स ने माना है। वो कहते हैं कि सर्वहारा और पूंजीपति, सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग जो है संख्या में ज़्यादा है, और पूंजीपति के बीच छिड़े वर्ग संघर्ष का अंत क्या है पूंजीवाद की समाप्ति के साथ होगा। उनका मानना है कि शोषण का कहीं ना कहीं अंत होगा, और वो अंत कैसे होगा जब जो श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो अपने शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और वो अपने मतलब कह सकते हैं कि एक क्रांति की शुरुआत कर देगा। अब हम इसकी समालोचना के बारे में बात करते हैं। तो कुछ जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार मार्क्स द्वारा शोषक और शोषित का जो वर्ग है उनमें समाज का जो विभाजन किया है वो आज के मानवीय समाज पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज जो छोटे छोटे कई वर्ग बन गए हैं और दो स्पष्ट वर्ग सिद्धांत की गलत वर्ग बन गए, इसलिए जो दो वर्गों की कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं शुरू से वो एक गलत भ्रामक एक अवधारणा है, गलत कह सकते हो उनका कंसेप्ट है वो गलत है। और जो दो स्पष्ट वर्ग हैं वो सिद्धांत की गलत एक समझ पर आधारित है, क्योंकि कोई दो वर्ग नहीं है, बहुत सारे आधुनिक युग में बहुत सारे वर्ग हैं और सभी कह सकते हो कि एक दूसरे के सहयोग पर आधारित हैं, न कि शोषण पर आधारित हैं, या कह सकते हो कि एक मतलब संघर्ष पर आधारित है, ना कि इस तरह की कह सकते हैं कि भी इस तरह की कोई बात वर्तमान में नहीं है। संघर्ष हो सकता है बट सहयोग का सिद्धांत ज़्यादा लागू होता है, सहयोग की अवधारणा ज़्यादा लागू होती है। तो वर्तमान में यही देखने को मिल रहा है जो अन्य समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार कि वर्तमान में सभी वर्ग, समाज में जितने भी वर्ग हैं वो एक दूसरे के
सहयोग पर आधारित वर्ग हैं और एक दूसरे को साथ में लेकर वो समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए साथ में लेकर वो एक दूसरे को चल रहे हैं, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था कायम रह सके। तो ये इस तरह से कार्ल मार्क्स की समाजशास्त्रियों ने, अन्य समाजशास्त्रियों ने एक तरह से उनको क्रिटिसाइज भी किया है। ये एक कार्ल मार्क्स का हमने एक छोटा सा टॉपिक वर्ग संघर्ष पढ़ा, जो काफ़ी आज के रेफरेंस में भी पढ़ा, पुराने रेफरेंस में भी काफ़ी हद तक हमने इसको समझने की कोशिश की है उनके सिद्धांत। धन्यवाद।